टीचिंग करते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। लोन क्या है? बहुत से लोग लोन लेने से डरते हैं। लोन लेना कोई बुरी बात नहीं। जब हम किसी काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, आप किसी और काउंटर पे देखिए। वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं नहीं, ये काम हमारे पास नहीं होता। और आप अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड तो दे सकते हैं। वहाँ से कॉल आती है और एक्चुअली वो कॉल फ्रॉड की थी। अब उसने क्या किया, मैं आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि इस काउंटर से उस काउंटर पे भेज। कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट? कमाते बहुत से लोग हैं, बट उसका जो एक बेनिफिट है कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सके, ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए हमेशा। एज अ टीचर आपने स्टूडेंट्स को हैंडल किया, एज अ बैंकर आपने कस्टमर्स को हैंडल किया। सो अभी एज अ हस्बैंड, भाभी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है? जो ये मिनिमम बैलेंस है, अगर ना रखना चाहें, हमारा अकाउंट है, हम सोचते हैं कि नहीं रखेंगे, ज़रूरत है, तो वो क्यों रखा जाता है? उसका क्या रीज़न होता है? हेलो गाइस, वेलकम इन अवर चैनल सेक्टर एक्सपर्ट। आज हाजिर हैं हम एक नए एक्सपर्ट के साथ में, जो एक्सपर्ट है इन अ बैंकिंग सेक्टर, मिस्टर विकास सर। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि बताया गया था, हम हाजिर होंगे विकास सर के साथ में, जो कि बैंकिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी देना चाहेंगे हम लोगों को। तो मैं विकास सर से सबसे पहले उनकी जर्नी से स्टार्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हमें पता है वो एज अ टीचर रह चुके हैं और अभी एज अ बैंकर हैं। तो सर, आपने वो जर्नी कैसे की? कौन से अप्स एंड डाउन्स रहे? एज यू नो, एवरी जर्नी हैज़ इट्स अप्स एंड डाउन्स, सो इज़ माइन। एंड इट ऑल स्टार्टेड व्हेन आई ज्वाइंड ब्रिटिश एकेडमी एज अ टीचर। सो बीइंग अ टीचर, मैंने बहुत कुछ सीखा कि पढ़ाते हुए बच्चों को बहुत कुछ सीखा कि आप कैसे खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं। काफ़ी अपोजिट सिचुएशंस में भी आप खुद को मोटिवेटेड और स्ट्रांग फील कर सकते हैं, चाहे सिचुएशंस कितनी भी वीक हों। बट इफ़ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, सो नथिंग इज़ गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग योर एम्बिशन. So it helped me. Being a teacher, the qualities I developed in myself, in my personality, I improved myself a lot. And so the things which I learned here helped me in getting my job as a banker. अगला क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए। मान लीजिए अगर हमारा कोई स्टूडेंट बैंकर बनना चाहता है, तो उसके लिए कौन सी पढ़ाई ज़रूरी है और इंग्लिश उसके लिए कहाँ तक हेल्प कर सकती है? देखिए, बैंक जॉब पाने के लिए कोई एज सच स्पेशल नहीं कि आप साइंस स्ट्रीम से पढ़े हुए होने चाहिए या कॉमर्स स्ट्रीम से ही पढ़े होने। बहुत से लोगों को ये लगता है कि बैंक का मतलब है कि हमें कॉमर्स से पढ़ना पड़ेगा। जी, बहुत से बच्चों का हाँ, ऐसा है कि पढ़ेंगे तो बैंक में भले उनका इंटरेस्ट है साइंस में, बट वो आफ्टर इंटरमीडिएट वो दे ज्वाइन कॉमर्स, बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। सो इन दैट केस कॉमर्स इट स्टॉप्स देम बिकॉज दे हैव नो इंटरेस्ट इन दैट. बट ड्यू टू गेटिंग देयर जॉब इन अ बैंक बीइंग अ ड्रीम, they choose this subject for their as you can say dream. You mean to say कि अगर बच्चे कॉमर्स की तरफ चले जाते हैं तो अदर सब्जेक्ट से उनका इंटरेस्ट हट जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बैंकिंग की प्रिपरेशन में उनको कमी आ जाती है। नहीं, अगर उनका इंटरेस्ट साइंस में है तो मेरा ये कहना है कि उनको साइंस पढ़ने दिया जाए। हाँ। अगर उनका इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो उनको आर्ट्स पढ़ने दी जाए। जी। क्योंकि बैंक जॉब, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप इस स्ट्रीम से होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जी। तो सभी स्टूडेंट्स ये समझ लें कि बैंकिंग में जाने के लिए कॉमर्स स्ट्रीम ही ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से स्टडी करते हो, आप बैंकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि आप एज अ टीचर रहे हैं और अभी बैंक में काम कर रहे हैं, तो टीचिंग कैसे हेल्प कर रही है आपको बैंकिंग में या कस्टमर हैंडलिंग में? वो कहाँ तक आपकी मदद कर रही है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि टीचिंग करते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि कैसे आपको बच्चों के साथ पेशेंस मेंटेन करना है, कैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाके
उनको समझना है और उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनको समझाना है। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग जॉब भी, अगर आप कस्टमर हैंडलिंग में हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह की टीचिंग जॉब ही है, क्योंकि जो कस्टमर आता है अगर उसको मोबाइल बैंकिंग यूज़ करना नहीं आता है, एटीएम यूज़ करना नहीं आता है, तो हमें उसको सिखाना है और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से उसको समझ के कि किस लेवल से ये चीज़ समझ सकते हैं, एम बैंकिंग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको यूज़ करके भी हम दिखाते हैं कि सर आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तरह से ये टीचिंग जो मैंने करी है वो हेल्प करती है, क्योंकि हम समझा पाते हैं, अपनी बात कह पाते हैं। यू नो हाउ टू मेक देम अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके ओके ओके, ठीक है सर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बेसिक सा, वो हमारी कॉमन पब्लिक के हिसाब से है। क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि लोन क्या है। बहुत से लोग लोन लेने से डरते हैं, या कुछ लोग लोन ले लेते हैं उसके हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो लोन क्या है, कैसा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या कुछ लोन के बारे में बताएं हमारे पब्लिक को। देखिए, चूँकि बैंक का जॉब ही है, बैंक मीन्स द इंस्टीट्यूशन विच टेक्स डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड्स लोन्स टू द बोरोवर्स। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लोन नहीं लेना चाहिए, लोन लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन लोन हमें अपनी इनकम के प्रोपोर्शन में लेना चाहिए। जैसे कि हमारे बैंकिंग में एक टर्म है कि आप 40% टेक होम होना चाहिए, जो भी आपकी इनकम है। मान लीजिए कि आपकी इनकम 10,000 रुपये पर मंथ है, तो आप उसमें से 4,000 रुपये आपके मंथली बेसिक एक्सपेंसेस के लिए आपको अपने पास रखने पड़ेंगे। तो आपकी जो ईएमआई बननी चाहिए वो 5 से 6,000 रुपये में हो जानी चाहिए, जिससे कि आपके डेली एक्सपेंसेस हिंडर ना हो। तो लोन लेना कोई बुरी चीज़ नहीं, लेकिन लोन लेने का पर्पज़ वो भी जस्टिफाइड होना चाहिए। अब ये नहीं है कि हम किसी भी चीज़ के लिए लोन ले लेंगे। अगर हमारे पास घर नहीं है और हमें घर बनवाना है, और अगर हम लोन लेना अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमें लोन लेना चाहिए और घर बनवाना भी चाहिए। बहुत से लोग लोन ले लेते हैं कि मान लीजिए अब उनके लग्जरी आइटम्स के लिए लोन ले रहे हैं, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप लोन ले रहे हैं, तो फिर उस केस में आम इंसान फंस जाता है और वो लोन नहीं चुका पाता है। बहुत से लोग बैंक ना आकर के, एक जो इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड करता है, बैंक ना आकर के बहुत से लोग साहूकारों के पास चले जाते हैं या अपने जानने वालों में से किसी से ले लिया। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं उनको परेशान करती है, उनके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बनाती है, क्योंकि वो लोग रेगुलेटेड नहीं हैं और उनके ऊपर वो आपसे ज़बरदस्ती भी पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं। जबकि बैंकिंग संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहाँ से अगर आप लोन लेते हैं तो आपके ऊपर अनड्यू प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, और जहाँ तक हो सकता है बैंक आपकी मदद ही करती है। तो कभी भी कहीं से भी लोन नहीं ले लेना चाहिए। हमेशा अगर आपको लोन लेना है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो एक संस्थान जो कि आपके जाना माना है, बहुत सी बैंक्स हैं, है ना, तो आप वहाँ से जाके लोन लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय कि कहीं और से लेने के, जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है। बहुत से लोग लोन लेते हैं, नहीं चुका पाते हैं। तो इसमें क्या, लाइक जैसे कुछ लोग प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन लेते हैं, बाय द वे वो नहीं दे पा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है? जैसे उनका घर रखा हुआ है, तो क्या वो चला जाता है, नीलाम हो जाता है? घर जाना एक लंबी प्रक्रिया है। हालांकि बहुत से एक्ट हैं, जैसे सारफेसी एक्ट है, और भी बहुत सारे एक्ट बनाए हैं हमारी गवर्नमेंट ने। तो घर लेना बैंक का उद्देश्य नहीं है। बैंक ये नहीं चाहती कि हम आपका घर ले लें, या आपने जो गाड़ी खरीदी है हम वो गाड़ी ले लें। बैंक को सिर्फ़ और सिर्फ लोन का पैसा चाहिए होता है, बैंक कभी ये नहीं चाहता है। तो अगर कभी आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो बैंक आपको 90 दिन का टाइम देता है। 90 दिनों में आपका 90 दिन तक अगर पैसा नहीं आता है तो फिर आपका लोन एनपीए की कैटेगरीज में आने लगता है, जिनको हम SMA 1 SMA 2 के नाम से जानते हैं।
तो अगर आप 90 दिन के टाइम में ब्याज भी नहीं दे पाते हैं, मतलब असल नहीं, आपको ब्याज ही देना है, ब्याज भी नहीं दे पाते हैं, तब आपका लोन एनपीए कैटेगरी में आता है। और उसके बाद कई आपको नोटिस भेजी जाती हैं, आपको बताया जाता है कि आप आइए, आपका लोन एनपीए हो रहा है। मतलब बैंक की तरफ से हर प्रयास, हर समय और हर चीज़ दी जाती है कि आपका लोन एनपीए ना हो, इसका पूरा प्रयास किया जाता है। और आपका लोन अगर एनपीए हो जाता है तो फिर आपको इन फ्यूचर अगर कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो कोई भी बैंकिंग संस्थान आपको नहीं देगा। आपका क्रेडिट स्कोर जी, आपका, क्योंकि वो सिविल स्कोर या क्रिफ स्कोर जिसको हम कहते हैं, वो उसमें आपके शो करता है और आपका वो स्कोर डाउन भी हो जाता है ना। तो बैंक अगर आप नहीं चुका पा रहे हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको हमेशा अपने इनकम के प्रोपोर्शन में लेना चाहिए कि अगर हमारी इनकम 50,000 है मंथली, तो हम उसके प्रोपोर्शन में हम 40% टेक होम अपना रखेंगे, 60% में जो ईएमआई हमारी बनेगी हम उतना ही लोन लेंगे। हम उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। इट मीन्स कि अगर आपने अपने इनकम प्रोपोर्शन में लिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर आपने बैंक से झूठ बोला है, और अगर आपने झूठ बोला है तो कहीं ना कहीं आपको ही खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा। सपोज दैट आपका बच्चा एजुकेशन लोन चाहता है या आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं एंड यू जस्ट वांट टू टेक एजुकेशन लोन, बट योर सिविल इज डाउन, यू हैव अकर्ड एनपीए, यू हैव डन, आपका लोन पहले एनपीए हो चुका है। तो बैंक के पास जब आप 10 साल बाद भी जाते हैं तो उसको लोन चाहिए, तो फिर आपको उसमें अगर एज अ गार्जियन आपको उसमें गारंटर लेते हैं तो फिर आपकी सिविल स्कोर कम होने की वजह से उसको भी लोन नहीं मिल पाएगा जब तक वो 18 का नहीं होता है। 18 के बाद वो खुद से भी ले सकता है। एजुकेशन लोन में ये नहीं कि आपको तुरंत रीपेमेंट करना होता है। ओके सर, कहीं कहीं पर हमने देखा है बैंकिंग में कि जब हम किसी काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, आप किसी और काउंटर पे देखिए। वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं नहीं, ये काम हमारे पास नहीं होता, और वो बताते भी नहीं कि कहाँ पे जाना है। फिर हम नेक्स्ट काउंटर पे जाते हैं, मतलब हर जगह नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो वो क्या सिस्टम होता है? क्या वो काम नहीं करना चाहते हैं या फिर क्या रहता है उस समय पे? देखिए, ये तो खैर बहुत कम होता है आजकल बैंक्स में, क्योंकि अब बैंक्स में जो कस्टमर फुटफॉल है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है ड्यू टू यूजेस ऑफ मोबाइल बैंकिंग, ATMs एंड अदर UPI, यू नो वेरी वेल। सो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, अगर कोई कस्टमर आया है और उसका अगर हमारे काउंटर पे मान लीजिए हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, बीच में छोड़ेंगे तो उसको हमको फिर शुरू से करना पड़ेगा। तो अगर हम इस तरह के काम में अटके हुए हैं कि अगर हमने एक सॉफ्टवेयर ओपन, तो अगर हमारे बगल में सर बैठे हुए हैं, है ना, मान लीजिए हमारे असिस्टेंट ब्रांच हेड या ब्रांच हेड बैठे हुए हैं और वो प्रॉब्लम हमें लग रहा है कि हमसे बेटर वो सॉल्व कर सकते हैं, तो हम पहले तो खुद ट्राई करते हैं, और अगर हमसे नहीं होता है तो हम उनको फेच करते हैं, उनको फॉरवर्ड करते हैं, जिससे कि वो बेटर उनको सॉल्यूशन बता पाएँ। क्योंकि बैंक में हर एक जो एम्प्लॉई बैठा हुआ है वो अपने सेक्टर से, सपोज दैट कोई कैशियर है तो वहाँ पे आप कैश का काम, कैश रिलेटेड वर्क्स, पेमेंट, डिपॉजिट्स, इस तरह की चीज़ें आप लेके जाएंगे तो नो डाउट वो उसको करेंगे, सॉल्व करेंगे। बट अगर आप वहाँ पे लोन का पूछने जाते हैं तो लोन का डिपार्टमेंट अगर कोई ऑफिसर है वो देख रहा है, या मैनेजर, इन केस ऑफिसर इज़ नॉट प्रेजेंट सो मैनेजर इज़ देयर, तो हम उनको मैनेजर के पास भेजते हैं कि आप मैनेजर के पास चले जाइए, ही इज़ वेल वर्स्ड इन दैट फेज। सो अब होता क्या है कि कस्टमर को ये इंटरनल पॉलिसीज़ नहीं पता होती, तो वो फिर जो है
उसको या लोगों को ऐसा लगता है कि इस काउंटर से उस काउंटर पे भेज रहे हैं। तो ये ऐसा कोई गलत इंटेंशन नहीं रहता है किसी भी। रहता है कि सपोज आप किसी काउंटर पे गए हैं, वहाँ पे किसी भी उन्होंने कोई काम स्टार्ट कर रखा है अपना किसी सॉफ्टवेयर पे, अगर वो आपका काम देखेंगे, उनका हो सकता है वो 4 घंटे 5 घंटे की मेहनत फिर से करनी पड़े, तो आपको वो दूसरी जगह फॉरवर्ड कर देते हैं। मेन इंटेंशन ये रहता है जो नॉर्मल कस्टमर अपने एंड से देखता है, जो भी कस्टमर आया है उसको उसकी प्रॉब्लम का बेटर सोल्यूशन मिले। मेन इंटेंशन ये रहता है। अच्छा सर, क्या हम लोगों को आप ये बताएंगे कि जैसे अगर कोई बैंकिंग फ्रॉड होता है तो कस्टमर एंड पे हम उसको कैसे रोक सकते हैं, मतलब हमारे एंड से हम कैसे उसको हैंडल करें? देखिए, हम लोग बैंकिंग एंड पे या बैलेंस या फिर OTP ये सब चीज़ें आप नहीं शेयर कर सकते हैं, या फिर आपका कोई पिन है जो आपने बना रखा है ट्रांजैक्शन के लिए, उसको T पिन भी बोलते हैं, ट्रांजैक्शन पिन भी बोलते हैं। अगर वो आपने बना रखा है तो वो भी आपको शेयर नहीं करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करना है। मतलब आप अपने अकाउंट से रिलेटेड सिर्फ अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड शेयर कर सकते वो भी तब जब आपको किसी से किसी तरह का कोई पेमेंट रिसीव करना है जी। अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू शेयर एनी डिटेल। इवन आई से यू डोंट टेल हिम योर नेम आल्सो। व्हाट इज द नीड ऑफ माई नेम? जी। सर, अगला क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को एक कॉल रिसीव होती है और उस कॉल पे बोलते हैं कि अभी आपने कहीं पे अप्लाई किया। उसने एक्चुअली गूगल में जाके जॉब सर्च की और अप्लाई किया, तो वो किसी प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई हो गया, या जिसने अपना कुछ बना रखा हो वेबसाइट, हाँ, उस पर अप्लाई कर दिया उसने। अब वहाँ से कॉल आती है और एक्चुअली वो कॉल फ्रॉड की थी। अब उसने क्या किया, मैं आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें तो बेसिक वो जॉब के लिए बता रहा था। तो ऐसी चीज़ों में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाद में कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए भी बोला गया होगा। जी, सिक्योरिटी डिपॉजिट करिए, तो इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं। उसमें देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप कहीं पे जॉब अप्लाई कर रहे हैं या कुछ आप सर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमको URL पढ़ना होता है जी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो URL जो है वो उसकी वेबसाइट अलग होगी। जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैं बताऊं, मेरे पास एक मैसेज आया फ्लिपकार्ट का, उस पर नोटिफिकेशन आया जी। तो जब मैं उस पर गया तो उस पर मुझे आईफोन दिखा रहा है 2000 रुपये का, बाइक दिखा रहा है 10,000 रुपये की ब्रांड न्यू। तो फिर मुझे थोड़ा शक हुआ, फिर मैंने ऊपर URL देखा पहले कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो फिर मैंने उस पर जब URL देखा तो URL किसी और नाम से था, वो फ्लिपकार्ट नाम से था ही नहीं। बस उसका बैनर पूरा, आपको पूरा जो वेबसाइट का लुक है वो पूरा का पूरा फ्लिपकार्ट के जैसा था कि आप उस पर ऑर्डर करें और अपनी ऑर्डर पेमेंट डिटेल्स डालें और आपका पैसा आपका चला जाएगा। तो उसमें क्या था कि फिर मैंने जब ऊपर देखा तो मैंने उसको तुरंत कैंसिल कर दिया, डिलीट कर दिया। तो किसी भी URL पे क्लिक करना से पहले आप उसको पढ़ लें, और अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तभी आप उस URL, सपोज दैट अगर मुझे नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए बेस्ट वेबसाइट्स बहुत सारी हैं आजकल, तो है ना। जैसे आपका LinkedIn हो गया, naukri.com हो गया, है ना, और भी बहुत सारे हैं। तो या फिर डायरेक्ट जिस कंपनी में जा रहे हैं जी उससे डायरेक्ट सपोज दैट अगर मुझे किसी बैंकिंग कंपनी में चाहिए जॉब, तो हम उसके करियर पोर्टल पे जाके हम ऑटोमेटिक वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, या कॉन्टैक्ट डिटेल लेके, मेल लेके हम उनको डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं, जो भी मेरा रिज्यूमे है, जो भी मेरी क्वालिफिकेशंस और सारी चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से हम अपने फ्रॉड्स, जो भी इस तरीके के फ्रॉड्स हैं, उनसे बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन सर मेरा उनके लिए है जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इन्वेस्ट का आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐड आते रहते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करिए, उसमें इन्वेस्ट करिए, इतना रिटर्न मिलेगा, 2 गुना मिलेगा। तो रिटर्न वाला जो ये पॉलिसी है, और दूसरा ये कि अगर हमें बैंकिंग में इन्वेस्ट करना है तो हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस चीज़ में हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, या कौन सी चीज़ सिक्योर्ड है, नहीं सिक्योर्ड है, उसके बारे में आप बताएं। देखिए, इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगा कि 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है वेरी हाई रिस्क, एक होता है मीडियम रिस्क, एक होता है नो रिस्क, या लो रिस्क या नो रिस्क कह सकते हैं। तो अगर आप
बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा बैंक में बहुत सारी एफडीज़ हैं, एफडी स्कीम्स आती हैं, आरडी स्कीम्स होती हैं, रिकरिंग डिपॉजिट जिसको बोलते हैं। आप पर मंथ कुछ पैसे जमा करते हैं एंड आफ्टर 1 ईयर आपको विद इंटरेस्ट पैसा मिलता है, उसको हम रिकरिंग डिपॉजिट के। फिक्स डिपॉजिट भी है। फिक्स डिपॉजिट में अलग अलग तरीके की स्कीम अलग अलग टेन्योर के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे आती रहती हैं। तो आप बैंक में जाके उनसे जो भी कस्टमर हैंडलिंग एम्प्लॉई जो भी वहाँ पे हैं उनसे आप पता कर सकते हैं कि सर इस वक्त कौन सी एफडी स्कीम्स या आरडी स्कीम्स चल रही हैं बैंक में, मुझे जानकारी चाहिए, मैं कराना चाहता हूँ या इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये तो हो गया नो रिस्क। तो अब बात करते हैं अगर हाई रिस्क की या मीडियम रिस्क की। तो हाई और मीडियम रिस्क में आपका म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, शेयर्स हो गए। तो आप इन सब में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल या तो आपके पास कोई एक्सपर्ट होना चाहिए जो आपसे नॉमिनल फीस लेते हैं और उसके बाद फिर आपका पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आपको खुद से उस सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए जिस सेक्टर के आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स खरीद रहे हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कहीं ना कहीं उसमें भी फंस सकते हैं, आपका पैसा कहीं ना कहीं माइनस भी हो सकता है। कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट? जी, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट देखिए, पहली बात तो कोई भी खुलवा सकता है जी। और सेविंग्स अकाउंट में क्या है कि आप जो भी आपकी सेविंग्स हैं, सेविंग्स मीन्स आप मंथली जो भी आप बचा पा रहे हैं वो आप उसमें रखिए, या फिर आपकी सैलरी आ रही है तो जितना आपका खर्चा आपने निकाला बाकी उसमें रखा हुआ है। फिर आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट है बिजनेस पर्सन्स के लिए। तो अगर आप अपने अकाउंट से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर आप कोई बिज़नेस चला रहे हैं तो उसके लिए आपको करंट अकाउंट चाहिए होता है। उसके लिए सेविंग्स अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप अपना अकाउंट जो भी किसी भी बैंक में जाके उनसे आप करंट अकाउंट की, उसमें भी बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। करंट अकाउंट में आपको कोई भी डिपॉजिट पे ब्याज नहीं मिलता है और सेविंग्स में आपको डिपॉजिट पे ब्याज मिलता है। बस यही मेन अंतर यही है कि आपको करंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलेगा, सेविंग्स अकाउंट। अच्छा, अगर मैं पर्सनली पूछूं तो बैंकिंग सेक्टर से अब तक आपने क्या सीखा? देखिए, मैंने बहुत कुछ पहले तो टीचिंग से ही सीखा और उस जो भी मैंने उसको अप्लाई करते हुए फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें बैंक से भी सीखी, क्योंकि मेरी पढ़ने की हैबिट है, मुझे बुक्स पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है तो मैं पढ़ता भी रहता हूँ। और बैंकिंग नॉलेज जब मैं बैंक में आया हूँ और मैं करीब मुझे 5 साल से ज़्यादा हो गए काम करते हुए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर आम इंसान को पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लोन कितना लेना चाहिए, बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो मेरा मानना है कि बहुत से रूल्स हैं जो सबको पता होंगे, जैसे कि आपका पैसा कैसे बढ़ता है, उसकी वैल्यू कैसे घटती है। जैसे इन्फ्लेशन हम लोग सुनते तो बहुत हैं, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत से लोगों को नहीं पता है इन्फ्लेशन है क्या या महंगाई क्या है। महंगाई लोगों को लगता है कि बस चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं तो वो महंगाई है। एक्चुअल में महंगाई हमेशा रहती है, इन्फ्लेशन हमेशा रहता है, 4-5% तक रहता है, 6% तक तो वो अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए। बट अगर वो ज़्यादा उससे ऊपर होता है तो वो ख़राब होता है इकोनॉमी। क्यों ख़राब होता है? कि इन्फ्लेशन क्या है कि आपका पैसे की परचेजिंग पावर उससे कम होती है। सपोज दैट आज आप 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो इन्फ्लेशन की वजह से 6% अगर इन्फ्लेशन है तो वही चीज़ आप 106 रुपये में आपको मिलेगी। मतलब आपको बॉटल, मान लीजिए बॉटल आपने ये खरीदी, बॉटल आपको यही मिलेगी, बस आपको क्या है पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो जितनी पावर पहले 100 रुपये की थी अब उतनी पावर उसकी नहीं रह गई, अब उसकी जगह आपको 6 रुपये और देने पड़ेंगे। तो ये परचेजिंग पावर इसको कहते हैं और ये कम होती जाती है समय के साथ। तो अगर कोई कस्टमर या कोई पर्सन है जो पैसे बैंक में ना जमा करके या इन्वेस्ट ना करके अपने घर पे तिजोरी में रखता है जी, और वो 10 साल तक रखता है और हमारा इन्फ्लेशन 6% है,
तो 6% के रेट से 10 साल में 60% उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब 10 लाख रुपए अगर आपके पास रखे हैं तो 10 लाख रुपए में जो आप आज खरीद सकते हैं वो आप तब नहीं खरीद पाएंगे। तब आप 10 लाख रुपए में वो खरीद पाएंगे जो आज 4 लाख में खरीद पा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत से लोगों को नहीं पता है, मेरा मानना है। इस वजह से कमाते बहुत से लोग हैं, बट उसका जो एक बेनिफिट है कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सके, ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए हमेशा, ना कि इन्फ्लेशन। बहुत से अब मैं देखता हूँ बहुत से लोग कुछ ऐसी स्कीम्स में फंस जाते हैं जिनका लॉन्ग टर्म रिटर्न भी 2% 3% रहता है। तो उसमें अगर आप फंस गए हैं 2% 3% में, तो फिर आप समझिए कि आपका पैसा तो डिग्रेड, उसकी वैल्यू डिग्रेड हो रही है, अपग्रेड नहीं हो रही है। आप इन्फ्लेशन ही नहीं बीट कर पा रहे हैं, आपको 3% हर साल नुकसान हो रहा है। ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि सभी को पता होना चाहिए, और ये मेरी भी कोशिश रहती है। जो भी कस्टमर आता है मैं उसको ये चीज़ समझाता हूँ कि आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर एफडी में भी कर रहे हैं तो कम से कम उसका रिटर्न जो है 7.5 से 8% 9% होना चाहिए, जिससे कि आप एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ। बढ़ते हैं पर्सनल क्वेश्चंस की तरफ। एज अ टीचर आपने स्टूडेंट्स को हैंडल किया, एज अ बैंकर आपने कस्टमर्स को हैंडल किया। सो अभी एज अ हस्बैंड भाभी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है? थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे ऑन कैमरा, अगर आप बता सकें। अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, और मैं वो भी कोशिश करती हैं मुझे समझने का, हम भी कोशिश करते हैं। तो ये है कि शादी का मतलब ही है एक दूसरे को समझना। तो वही बस कोशिश जारी रहती है। करंट अकाउंट में हम लोगों को एक मिनिमम बैलेंस बताया जाता है, या सेविंग अकाउंट में भी बताया जाता है। करंट अकाउंट में तो 5,000 10,000 और 20,000 भी होता है प्राइवेट बैंक्स में। तो जो ये मिनिमम बैलेंस है, अगर ना रखना चाहें, हमारा अकाउंट है, हम सोचते हैं कि नहीं रखेंगे, ज़रूरत है, तो वो क्यों रखा जाता है? उसका क्या रीज़न होता है? बैंक क्या है? बैंक एक ऐसी संस्था है जो आपसे डिपॉजिट लेके और जिसको लोन चाहिए वो उसको हाईयर इंटरेस्ट पे देती है, और जो बीच का मार्जिन होता है उसमें उसके एक्सपेंसेस निकलते हैं। तो अगर आप मान लीजिए डिपॉजिट नहीं रखते हैं अपने अकाउंट्स में, या कोई पूरी पब्लिक डिसाइड कर लेती है कि हम नहीं रखेंगे, तो बैंक के पास पैसे कहाँ से आएंगे जो कि वो लोन दे सके? और अगर वो लोन नहीं दे पाएगी तो उसकी इनकम नहीं होगी, जिसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब जो डिपॉजिट पे हमने इंटरेस्ट पे किया और जो लोन पे हमें इंटरेस्ट मिला, उसमें से जो पे किया हमने उसको घटा देंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकल आएगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ही बैंक का प्रॉफिट है। उसी से सारे एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज़ की सैलरी और ब्रांच एक्सपेंसेस जो भी होते हैं। तो अगर पूरी पब्लिक डिसाइड कर लेती है कि हम डिपॉजिट नहीं रखेंगे, हमारा पैसा है, हम निकाल लेंगे उसको, तो फिर बैंक्स को डिपॉजिट मिलेगा ही नहीं लोन देने के लिए। तो उसमें क्या होगा कि फिर बैंक्स क्राइसिस में आ जाएंगे। यू मीन टू से कि बैंक्स का ओवरऑल जो वर्क है वो डिपेंड है जो हमारा इंटरेस्ट पे मार्जिन का निकलता है। जो भी आप पैसा जमा मीन्स जैसे हमने किसी को लोन दिया 6% पे, और हमने किसी से वो लोन लेकर दिया है 3% पे, तो बीच में हमारा 3% मार्जिन आ रहा है। तो बैंक इस प्रोसेस से काम करती है। बैंकिंग यही है, और इसके बगैर बैंक की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत से काम हैं, बट बेसिक काम यही है। शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे थे। और हम अगली वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से एक नए एक्सपर्ट के साथ में, नए सेक्टर के साथ में, और नई नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।